नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों में से अधिकांश को पता होगा, हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज का जो एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर ही है, वो चैप्टर है इंटरनेट से, नेटवर्क एंड डाटा सिक्योरिटी से, यूज ऑफ इंटरनेट है, मल्टीमीडिया है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड और एक्सेल से संबंधित एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं लगातार आप लोग ये वीडियो को देख रहे होंगे और इस तरह से टोटल 14 वीडियो जो है आप लोगों को उपलब्ध करवाया गया और इसमें टोटल 712 प्रश्न जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि जेएसएससी में जो आया हुआ प्रश्न था उसको एक जगह कलेक्ट करके आपको 300 प्रश्न आपको एक जगह ही उपलब्ध करवा दिया गया है 2 टेस्ट के रूप में। और इस तरह से चैप्टर वाइज जो हम लोग कंप्यूटर के एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे थे उसमें भी 2 क्लास टेस्ट उपलब्ध करवाया गया है। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद 112 प्रश्न को आप बना पाइएगा और उसके बाद यहाँ पे टोटल अगर इसको जोड़ा जाए तो लगभग 712 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके होंगे। तो आप जो है इन चैप्टर को पढ़िए, बार बार इसको रिवीजन कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिए और भी जो भी प्रश्न आपको इस चैप्टर से संबंधित मिलते हैं उसको भी आप तैयार कीजिए। और जो भी करंट डेवलपमेंट है, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो यहाँ करंट डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी जितना भी डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है उसको आप ध्यान में रखिए। तो आराम से इतने प्रश्नों को बनाने के बाद आप 15 से 17 एमसीक्यू, जो कि टोटल 20 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह से चाहे जेएसएससी सीजीएल हो चाहे दरोगा हो, इसमें जो भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उसको बनाने में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे और आपको कट ऑफ क्लियर करने में ये बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि ये कम पढ़ना पड़ता है दूसरे सब्जेक्ट के तुलना में और ज़्यादा मार्क्स आपको देता है। तो चलिए देर ना करते हुए आज के इस टेस्ट सीरीज को फिर से हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, जो कि क्लास टेस्ट के रूप में लिया गया था। और आप लोगों को आज बताना चाहते हैं कि आज हम लोग 110 से लेके 112 प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, इसलिए ये वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा जाने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको धैर्य बना के देखिएगा। ये आप ही लोग के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे किसी तरह का कोई भी फालतू का डिस्कशन यहाँ पे नहीं करते हैं, जो काम का बात होता है वही हम लोग यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे आज का पहला प्रश्न से। ऐसी युक्ति जो आंकड़े के को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह क्या है? मॉडर्न में देखिए यहाँ पे अगले 5 प्रश्न जो है वो पिछले टेस्ट से संबंधित है। जो पिछला टेस्ट हम लोग उपलब्ध करवाए थे उन चैप्टर से संबंधित है, इसीलिए आपको हो सकता है ये प्रश्न थोड़ा सा दिक्कत लगे। हम यहाँ ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ये मॉडर्न है जो कि इंटरनेट से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, जिसको हम लोग मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर के नाम से जानते हैं, जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है। तो अगर ज्यादा डिटेल जानना है तो इसके बारे में हम पिछला वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो उस वीडियो को भी आप इस वीडियो देखने के बाद देख सकते हैं, अगर नहीं देखे हो। अगर देखे होंगे तो आपको ये जानकारी होगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। WLL का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप। जैसे आप ब्लूटूथ हो गया या वाईफाई को क्या करते हैं, नजदीक में किसी दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल से जोड़ने के लिए आप उसका यूज करते हैं, तो उसी तरह से ये भी है कि एक तरह से वायरलेस इन लोकल लूप है ना, कि किसी 2 कंप्यूटर को या 2 सिस्टम के यहाँ पे जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन ये जो है बहुत करीब रहता है, बहुत ज्यादा ये दूर नहीं रहता है। तो इस तरह से यहाँ स्थानीय बेतार एक तरह से कह सकते हैं ये तकनीक है, जो कि ब्लूटूथ के जैसा या वाईफाई के जैसा ही या उसी के जैसा एक ये सिस्टम हम लोग कह सकते हैं या तकनीक कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ईथरनेट है। ईथरनेट जो होता है वो एक तरह का प्रोटोकॉल होता है जो कि लैन के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है। और आपको पता है लैन जो होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो कि 1 से 10 किलोमीटर तक का इसका कंप्यूटर का रेंज रहता है, यानी 1 से 10 किलोमीटर के कंप्यूटर आपस में इसमें जुड़े हुए रहते हैं, वो भी तार के मीडियम से ये जुड़े हुए रहते हैं। तो इसके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा एक छोटा सिग्नल साइट है? लैन ही है, जो कि 1 से 10 किलोमीटर तक का रेंज को जोड़ता है। ईथरनेट उदाहरण है, आपका लैन का ही एक उदाहरण है। चलिए तो इस तरह से आपका प्रश्न 5 तक पिछले टेस्ट से संबंधित था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि इंटरनेट या आज के टेस्ट का ये भाग है और यहाँ से आपका आज का टेस्ट शुरू होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विश्वव्यापी जाल WWW का आविष्कार और प्रवर्तक कौन है? तो सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि WW मतलब क्या होता है। आप लोगों को अधिकांश को पता होगा कि इसका फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं, यानी एक तरह का ये जो है आपका जाल है जो कि पूरे विश्व में हम कह सकते हैं जो कि फैला हुआ है। अब इसका प्रवर्तक जो है 1989 में इसको बनाया गया,
सॉरी 1989 में ही इसको बनाया गया टिम बर्नर्स-ली के माध्यम से। ये एक अमेरिकन व्यक्ति थे और इसमें आपको पता होगा कि क्या होता है। तो देखिए, हम जब भी किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो उसमें क्या होता है, एक वेब पेज होता है और ये वेब पेज जो होते हैं, बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट हैं तो बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट के वेब पेज होते हैं और यही वेब पेज जो होते हैं वो हाइपरलिंक के द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो इसी जो आपका वेब पेज का एक समूह जो बनता है, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है एक प्रोटोकॉल के तहत, एक नियम के तहत, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं इंटरनेट चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो इसके बारे में जरूर आप लोगों को पढ़ने को मिला होगा। अगला प्रश्न है, याहू, गूगल और MSN क्या है? तो आपको पता होगा, कम से कम गूगल के बारे में तो पता होगा कि ज्यादातर हम लोग इसको क्या करते हैं, नेट में यूज करते हैं कि कोई भी वेबसाइट तक पहुंचना है तो उसके लिए कोई एक मीडियम होना चाहिए। तो आप वो कौन सा मीडियम चूज करते हैं? तो गूगल है। गूगल में जाके टाइप करते हैं और गूगल आपको 7-8 ऑप्शन देता है और उस ऑप्शन में आपको जो भी बेटर ऑप्शन रहता है वहां पे आप उसमें जाते हैं और उस वेबसाइट में आप प्रवेश करते हैं। तो ये एक तरह का सर्च इंजन है कि बहुत सारे वेब पेज हैं, उस वेब पेज तक पहुंचने का एक रास्ता है। तो इंटरनेट साइट यहां ऑप्शन दिया है, सर्च इंजन अगर रहता तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको सर्च इंजन ही होता, लेकिन यहां पे नहीं है तो इंटरनेट साइट इसका आंसर हम लोग मान के चल सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट। ये हम लोग हमेशा सुनते हैं कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्किंग का एक शॉर्ट फॉर्म को हम लोग इंटरनेट के नाम से जानते हैं। अगर आप इंटरनेट चैप्टर पढ़े होंगे तो बेसिक कभी कभी हम लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब ही इंटरनेट है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब में आपको क्या बताया गया कि बहुत सारे वेबसाइट है, जैसे कि आपका JSSC का है, JPSC का है, SSC का है, UPSC का है, अलग अलग वेबसाइट है, वो एक दूसरे से लिंक है तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। वो चीज हो गया WW। लेकिन यहां पे इंटरनेट क्या है? इंटरनेट कंप्यूटर का नेटवर्क है। जब कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट। जैसा कि आपका यहां दिया है कि A कंप्यूटर है, B कंप्यूटर है, C है और D है। ये आपका कंप्यूटर हो सकता है कोई इंडिया में हो सकता है कोई चाइना में है, कोई अमेरिका में है, कोई रूस में हो, और इस तरह से, या हो सकता है कोई आपका एक ही देश में हो या आपका एक ही राज्य में हो, एक ही जिला में हो। हमारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर से इंटरलिंक रहता है, यानी कि जुड़ा हुआ रहता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। क्योंकि ये इंटरनेशनल कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग इंटरनेट के नाम से जानते हैं। तो दोनों में अंतर आपको याद होना चाहिए कि www और इंटरनेट में क्या अंतर है। तो www जो होता है वो पेज जो होते हैं, वो वेब पेज जो होते हैं वो आपस में अटैच रहते हैं, तो www के अंतर्गत आते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए रहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। और इसमें एक अंतर और भी आपको पता होगा कि अगर आपको इंटरनेट का लेना होता है तो एक होता है इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, ISP, जिसको हम लोग जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। और इस तरह से इसको हम पैसा देते हैं, 500 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया, जो भी इसका चार्ज होता है, वो पैसा जब हम यहाँ पे देते हैं तो ये हमको एक सुविधा प्रदान करता है। क्या सुविधा प्रदान करता है? कि कंप्यूटर A को, यानी यहाँ पे आप कंप्यूटर की जगह मोबाइल भी ले सकते हैं, कि आपके मोबाइल A को आपका कंप्यूटर B या मोबाइल B से जोड़ने का ये क्या करता है? काम करता है, और इसके लिए चार्ज लिया जाता है। लेकिन वेब पेज जो है उसके लिए या उसके सफरिंग के लिए हम लोगों के किसी तरह का कोई चार्ज नहीं रहता है। जैसे कि आपको JPSC के वेबसाइट तक जाना है तो अगर आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पैसा दे चुके हैं तो JPSC के वेबसाइट में जाने के लिए JPSC को पैसा नहीं देना होगा, और ना ही गूगल सर्च इंजन को आपको पैसा देना होगा। वो लोग जो है फ्री में ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं। हम लोग किसके लिए पैसा देते हैं? तो हम जो है JPSC के कंप्यूटर से जुड़ सके, उनके कंप्यूटर में या उनके सर्वर में जो डाटा है उसको हम एक्सेस कर सके, इसके लिए हम यहाँ पे पैसा देते हैं। तो इंटरनेट के लिए हम पैसा देते हैं, लेकिन इंटरनेट से जब हम जुड़ जाते हैं तो विभिन्न पेज को एक्सेस करने के लिए जो हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं उसके लिए हम लोग को कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आप लोगों को दोनों में अंतर याद रखना है कि इंटरनेट और www जो है वो एक दूसरे से क्या है? अलग है। बल्कि www जो है वो इंटरनेट का मात्र एक भाग है, इंटरनेट एक बड़ा चीज है। चलिए, तो यहां पे आपको आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का एक क्या है?
तंत्र है, जो कि देखिए ये जो है इंटरनेट है उसका एक पार्ट है ये। इसके अलावा भी इंटरनेट जो होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर होता है, मतलब हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसके माध्यम से एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर से अटैच होते हैं या जुड़ते हैं। इसी को हम लोग इंटरनेशनल नेटवर्किंग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारा नेटवर्किंग बिजनेस होता है, उसमें क्या करता है एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को उससे जोड़ते चला जाता है, और इसी को हम लोग नेटवर्किंग कहते हैं। जैसे बहुत सारा आपका स्कैम भी आपको देखने को मिला होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग यहाँ पे जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का पद नहीं है? तो यहाँ पे एनालॉग दिया है, बाइनरी कोड दिया है, आपका चिप है और मॉडेम है। तो आपको यहाँ बेस्ट ऑप्शन अगर देखना है तो एनालॉग है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल या बाइनरी कोड में ही ये क्या करता है, काम करता है। एनालॉग में यहाँ पे काम नहीं होता है, और इस तरह से यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो एनालॉग होगा, क्योंकि चिप तो आपका मदरबोर्ड में रहता ही रहता है, और इंटरनेट से जोड़ना है तो मॉडेम की आवश्यकता होगा ही होगा। तो आंसर आपका बेस्ट ऑप्शन जो यहाँ पे चूज हम कर सकते हैं वो एनालॉग ही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज हमको दिखता है उसको क्या कहते हैं, होम पेज दिखता है। जैसे आप जेपीएससी सर्च कीजिएगा या जेएसएससी कीजिएगा या यूपीएससी कीजिएगा या एसएससी या कोई भी वेबसाइट को आप सर्च कीजिएगा तो जो सबसे पहला पेज जो खुलता है उसको हम लोग होम पेज बोलते हैं, और यही होम पेज में बहुत सारे लिंक रहते हैं, और इस लिंक के माध्यम से हम जो है इससे संबंधित दूसरे जो पेज है उससे हम अटैच हो जाते हैं या उसके माध्यम से हम जा सकते हैं, जिसको हाइपर लिंक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है साधारण शब्दों में नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता है। तो देखिए वेब पेज जो होता है या इंटरनेट जो होता है, हम लोग बोले जैसे कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना क्या कहलाता है, नेटवर्किंग कहलाता है। और इस तरह से समझिए कि इंटरनेट जो होता है पूरे विश्व के कंप्यूटर जो नेटवर्क से छोटे छोटे नेटवर्क से भी जुड़े हुए हैं उसको एक बड़े नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है। तो ये कौन सा काम करता है, इंटरनेट, क्योंकि ये पूरे इंटरनेशनल कंप्यूटर को, यानी कोई अमेरिका का कंप्यूटर है उसको चीन से, चीन का कंप्यूटर है उसको इंडिया से, इंडिया का कंप्यूटर है उसको रशिया से, इस तरह से जोड़ने का काम करता है। इसीलिए इसको नेटवर्क का नेटवर्क कहा जाता है, और इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अर्थात इंटरनेट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है किसी संगठन के वेबसाइट में .com अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है। देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेबसाइट है, जैसे कि आपका घर है ये मानी चलिए, तो घर में पहुंचने के लिए क्या होता है, एक एड्रेस होता है, एक पता होता है, जिसके माध्यम से डाक के माध्यम से आपका वो जो भी, अगर मानी चलिए आपका कोई जॉइनिंग लेटर आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो डाक के माध्यम से आपके घर तक वो क्या होता है, पहुंच जाता है। लेकिन अगर मानी चलिए इंटरनेट में तो www में बहुत सारे वेब पेज हैं। अब उस वेब पेज में आपको जेपीएससी में ही अगर जाना है तो कैसे आप जानिएगा कि जेपीएससी वेब पेज या www कैसे जानेगा कि ये जेपीएससी का ही पेज है। तो इसके लिए एक क्या होता है, एड्रेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के नाम से इसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। यानी कि जैसे हम लोग घर का पता है उसी तरह से ये जो होता है वेब पेज का पता होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस। और ये जो आईपी एड्रेस होता है वो यूनिक होता है और काफी जटिल होता है, और इसी आईपी एड्रेस को याद करना बहुत मुश्किल होता है। इसको आप टाइप कीजिएगा तो डायरेक्ट आप जेपीएससी के वेबसाइट में जा सकते हैं, लेकिन इसको याद करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इसको एक क्या दिया जाता है, डोमेन नेम दिया जाता है। जैसे जेपीएससी क्या है, एक डोमेन नेम, और उसके बाद यहाँ पे एक डॉट रहता है, फिर एक्सटेंशन रहता है, और एक्सटेंशन के बाद वो किस तरह का वेबसाइट है उसके बारे में यहाँ पे रहता है। जैसे कि अगर .com है तो कमर्शियल होगा, .in है तो इंडिया से होगा, .us है यानी कि वो यूएस से संबंधित होगा, .edu है यानी एजुकेशन चैनल होगा, एजुकेशन से संबंधित वेबसाइट होगा, .gov है यानी कि वो गवर्नमेंट से संबंधित क्या होगा, वेबसाइट होगा। तो इस तरह से कोई भी वेब पेज तक पहुंचने के लिए हमको क्या चाहिए, एक एड्रेस चाहिए, और वो एड्रेस काफी जटिल होता है, इसीलिए हम क्या रखते हैं, डोमेन नेम। अब वो वेब पेज किस तरह का है, अगर वो कमर्शियल है तो .com रहेगा, अगर वो इंडिया का है तो .in रहेगा, यूएसए का है तो .us रहेगा, अगर एजुकेशनल वेबसाइट है तो .edu रहेगा, अगर यहाँ पे अगर गवर्नमेंट वाला रहता है तो आपका GOV रहता है। तो इस तरह से ये एक्सटेंशन नेम है। ये सारा चीज आपको इंटरनेट चैप्टर में पढ़ने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इनमें से, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा कमर्शियल। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा यहाँ सर्व इंजन लिखा गया है, यहाँ सर्च इंजन होना चाहिए, नहीं है। तो देखिए गूगल वगैरह तो हम लोग जानते हैं। देखिए ये जो साइंस डायरेक्ट जो है वो सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन जैसे आपको पता है, बताया गया कि क्या है, जैसे ये अलग अलग वेब साइट है, यानी कि अलग अलग जेपीएससी, जेएसएससी, यूपीएससी, एसएससी तरह के पेज यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको एक सर्च इंजन यानी कि खोज करता वाला एक इंजन होना चाहिए, और वही खोज के आपको लिस्ट
प्रदान करता है। जैसे गूगल में आप टाइप करते हैं तो बहुत सारा लिस्ट आपको मिलता है, और उस लिस्ट में आपको जो सबसे टॉप में रहता है माना जाता है वो ऑफिशियल रहता है, और उसी में हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं, और उससे संबंधित और भी नीचे लिंक मिलते हैं तो वहां पे भी हम जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिया जाता है सर्च इंजन के द्वारा, उस ऑप्शन में आपको जो भी बेस्ट लगता है उसको आप क्लिक कीजिए और संबंधित वेब पेज तक आप जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। उच्च शोध परियोजना अभिकरण एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी निम्नलिखित में किसके विकास से संबंधित है? तो इंटरनेट में क्या क्या डेवलपमेंट हो, इंटरनेट को कैसे हम लोग इजी करें, उसके लिए ये रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी रखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब बहुत तेजी से हम लोग देखते हैं, जो कॉन्सेप्ट वाला चीज है, बहुत सारा चीज आप लोगों को बताया गया है। अब आगे जो है बहुत सारा प्रश्न रिपीटेड होगा, तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी तेजी से हम लोग उस प्रश्न का जवाब को जानने का प्रयास करेंगे। वेब अस्तित्व में आया तो अभी आपको बताया गया था कि टिम बर्नर्स-ली 1989 में वो बनाए थे, और वो कहाँ के थे, अमेरिका में। तो अमेरिका में अस्तित्व में आया, और इस तरह से अगर आप देखा जाए तो अमेरिका रक्षा विभाग के द्वारा सबसे पहला इंटरनेट का भी प्रयोग किया गया था, अपार्टनेट के नाम से। कहीं ना कहीं आगे क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा, पिछला टेस्ट में भी ये आया हुआ था, तो पिछला टेस्ट अगर देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम देखते हैं तो बोलता है यदि किसी डोमेन नेम का आखिर में EDUS है तो इसका मतलब क्या है? जैसा कि आपको बताया गया, EDU मतलब क्या होता है, एजुकेशन, और US मतलब क्या हो गया, US अमेरिका से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा US की एक शैक्षणिक संस्थान होगी। क्वेश्चन नंबर 17 को अगर हम देखें तो सूचना राजपथ जो है इंफॉर्मेशन हाईवे, तो हमको इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है? इंटरनेट से। इंटरनेट क्या है, फिर से आपको रिपीट एक बार बता देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। इंटरनेट जो होता है वो कंप्यूटर जो होता है एक दूसरे से जब जुड़ते हैं तो उसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं। जैसे यहाँ पे 4 कंप्यूटर है, चारों आपस में अगर जुड़ते हैं किसी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मीडियम से, तो ये जो आपका एक दूसरे से जुड़ना हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। और इसके लिए आपको ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को क्या करना होता है, पैसा चुकाना पड़ता है, तभी आपका अगर A कंप्यूटर है तो आप B से या C से या D से जुड़ सकते हैं। अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका कंप्यूटर किसी से जुड़ेगा नहीं, और कंप्यूटर जुड़ेगा नहीं तो B में जो डाटा है वो आप एक्सेस A में नहीं कर सकते हैं। JPSC का जो डाटा है वो JPSC का डाटा को आप अपने कंप्यूटर पे एक्सेस नहीं कर पाइएगा, तो इसीलिए इंटरनेट से जुड़ने के लिए हम लोगों को पैसा देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम देखें तो इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल मतलब आप जानते हैं नियम कानून का एक लिस्ट होता है, उसी को हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं, आप उसको मानना जरूरी होता है। तो कोई भी इंटरनेट है तो इंटरनेट में आप समझिए सूचना का आदान प्रदान किया जा रहा है, या आपका एक डाटा दूसरे डाटा, एक कंप्यूटर का डाटा जो है दूसरे कंप्यूटर में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। आप समझिए ये जो डाटा एक कंप्यूटर A से B में ट्रांसफर हो रहा है, तो बिना, हो सकता है ये कंप्यूटर का डाटा C में भी चला जाए, हो सकता है ये D में भी चला जाए। तो आप समझिए कि एक डाटा अलग अलग कंप्यूटर में जा रहा है तो बिना नियम कानून के तो नहीं जाएगा, क्योंकि अगर बिना नियम कानून के ये चला जाएगा या अलग अलग नियम कानून को ये लोग अपनाएंगे तो हो सकता है ये इंफॉर्मेशन सही जगह जाने के बजाय गलत जगह चला जाए। इसीलिए यहाँ पे एक प्रोटोकॉल होता है, यानी एक नियम होता है कि आपको जो नियम दिया गया है उसी नियम के तहत ही सूचना को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है। इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं आपका TCP, जिसका फुल फॉर्म अगर देखिएगा तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहा जाता है, और इसी को IP या इसके साथ में ही कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। जैसे IP एड्रेस अभी बताया गया, तो इन दोनों का काम बेसिक समझ लीजिए, आपको कंप्यूटर में भी ऐसे पढ़ने को मिल जाएगा। तो जैसे कोई फाइल है या कोई डाटा है, इसको क्या करना होता है कि भेजना पड़ता है, तो छोटे छोटे यूनिट में आपको ट्रांसफर करना पड़ता है, क्योंकि एक ही बार अगर डाटा को, संपूर्ण डाटा को भेजा जाए तो भेजने में परेशानी होता है। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे यूनिट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, और यूनिट्स में डिवाइड करने का जो काम करता है वो कौन करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी TCP ही किया जाता है। अब मानी चलिए ये कंप्यूटर A में जो डाटा था उसको छोटे छोटे यूनिट में हम इसको क्या किए, कन्वर्ट किए। अब कन्वर्ट करने के बाद हमको कहां भेजना है, B में। तो अलग कोई भी कम्युनिकेशन मीडियम होगा, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक्स होगा, या संचार उपग्रह माध्यम से जा रहा होगा, या वायरलेस मीडियम से भी जा सकता है। तो कोई भी मीडियम है, उसे डाटा जो है A से कहां जाएगा, B में जाएगा। अब B में जाएगा तो B का कंप्यूटर को तो संपूर्ण डाटा चाहिए, तो ये डाटा जो है वो यूनिट्स के रूप में आपका क्या है, बटा हुआ है। तो इस यूनिट्स को फिर से एक डाटा में जो कन्वर्ट या अटैच करने का काम करता है वो फिर से कौन करता है, तो जो तोड़ा था वही जोड़ने का काम करता है TCP। तो IP क्या करता है, तो अभी आपको बताया गया कि IP एड्रेस होता है जो कि सही सूचना या को सही स्थान पे ले जाता है। तो मान चलिए ये यूनिट है और यूनिट 1 है, उसको कंप्यूटर B में ही जाना है, तो B का अपना एक क्या होगा, IP एड्रेस होगा, और वही एड्रेस यहाँ पे आपका अटैच हो जाएगा। और ये जो
यूनिट 1 है वो बी में ही जाएगा, सी में नहीं जाएगा। और इस तरह से ये सूचना जो है या डाटा जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सही स्थान पे ही जाता है, किसी तरह का इधर उधर यहाँ पे आपका ये डाटा ट्रांसफर नहीं होता है। तो गलती ना हो इसीलिए नियम को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। और ये नियम जो होता है कंप्यूटर में या इंटरनेट प्रोटोकॉल है, एक तरह से नियम है, और इसी को यह नाम दिया गया है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यानी जो भी डाटा ट्रांसमिशन हो रहा है उसको ये कंट्रोल करने का प्रोटोकॉल है, यानी नियम है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए ये थोड़ा सा आपका टेक्निकल चीज है इसलिए हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार किताब पढ़िएगा तो आपको और भी बेसिक यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से वो चीज समझ में आ जाएगा। हाइपर HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जैसे आपको पता होगा कि हम लोग अलग अलग डाटा को अलग अलग लैंग्वेज में लिखते हैं। तो इंटरनेट में जो डाटा या वेब पे जो लैंग्वेज लिखा जाता है वो कौन से लैंग्वेज में लिखा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है। और इस तरह से इस लैंग्वेज में लिखा जाता है और इसी लैंग्वेज में लिखने के बाद उसको वेबसाइट के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज पर पहचानता है, तो ये क्या होता है, URL होता है, जिसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो होता है रिसोर्स का लोकेट करता है कि कहां पे आपको जाना है। मतलब जैसे IP एड्रेस होता है उसी तरह से ये वेबसाइट को वेब पेज तक पहुंचने में या ना उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस वो प्रदान करने का काम करता है। चलिए अगला प्रश्न को यहां पे हम देखते हैं, कौन सा एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट कहलाता है या सेट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। क्योंकि एक वेब पे जो है हाइपर टेक्स्ट आपका लैंग्वेज में मार्कअप लैंग्वेज में ये क्या होता है, लिखा हुआ होता है HTML में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जानते हैं। और ये जो है एक सर्वर से यानी कि कंप्यूटर A से कहां जा रहा है, कंप्यूटर B में जा रहा है, तो इसको जाने के लिए कुछ तो नियम आपको फॉलो करना होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो नियम जा रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो कंप्यूटर में सूचना एक जगह से दूसरा जगह जब भी जाता है तो किसी न किसी नियम को पालन करना पड़ता है। तो आपको कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न प्रोटोकॉल जो है वो आपको किताब में पढ़ने को मिल जाएंगे, तो वहां पे भी आप जाके उसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है, ब्लैंक एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट से जुड़ा होता है, जो एक स्पेशल वेब सर्विस सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को वेब पेज भेजता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपका बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर है, जैसे अभी आपको बताया गया कि JPSC जो होता है वो क्या है, आपका मानिए चलिए कोई पेज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है JPSC के द्वारा। अब हम कंप्यूटर A से या कंप्यूटर B से या कंप्यूटर C से इस पेज को क्या करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका IP एड्रेस डालेंगे। और चूंकि हम लोग जानते हैं IP एड्रेस कभी होता है, इसलिए डोमेन नेम, और डोमेन नेम क्या है उसका, JPSC होता है। फिर एक्सटेंशन भी वहां पे जुड़ा होता है। तो ये जो जहां से आप डाटा को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे जो ला रहे हैं वो कहलाता है आपका सर्वर के नाम से, उसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग सुने होंगे सर्वर डाउन चल रहा है, यानी कि जहां से डाटा एक्सेस हो रहा है वो डाटा जो एक्सेस हो रहा था वो क्या हो गया है, स्लो हो गया है, या वहां से डाटा एक्सेस करना मुश्किल हो गया है। इसीलिए हम लोग यहां पे बोलते हैं कि सर्वर क्या हो गया है, डाउन हो गया है। और ये जो आपका A हो गया या B हो गया या C हो गया, इस कंप्यूटर को हम लोग बोलते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। तो जब भी क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर से यानी जहां पे डाटा उपलब्ध है वहां से डाटा को प्राप्त करना चाहता है, एक्सेस करना चाहता है, तो आपको इंटरनेट कहला गया। ये एक दूसरे से कंप्यूटर से जुड़े होंगे तभी वो एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि जब तक कंप्यूटर जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो एक्सेस करना क्या होगा, मुश्किल होगा। और साथ ही साथ आपको वेब www का भी सहायता करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी पेज बने होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे, लिंक होंगे। और साथ ही साथ आपको एक सर्च इंजन भी चाहिए जो कि इस वेब तक पहुंचने में आपका क्या करेगा, सहायता करेगा। तो ये सारा चीज जब होगा तो हम सर्वर से डाटा को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी डाटा सर्वर से जो भी डाटा कहीं से आता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वर के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है,
URL, जैसे आप इंटरनेट कभी यूज करते होंगे तो इस तरह का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका ये एक तरह का क्या है, तो एक तरह का ये क्या है, प्रोटोकॉल है। जैसे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, ये वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसके बाद जो होता है वो डोमेन नेम हम क्या करते हैं, लिखते हैं। और ये URL जो हो गया वो आपका किसी भी पेज में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि अभी आपको बताया गया, उससे संबंधित है। यानी कि कोई भी स्पेसिफिक पेज तक पहुंचने का ये क्या होता है, एक एड्रेस होता है, एक रास्ता होता है, जो कि IP एड्रेस को ढूंढते हुए वहां तक क्या होता है, पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखें तो किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव करने के लिए हम लोगों को किस पेज में किस रूप में सेव करते हैं, तो HTML फाइल में करते हैं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के रूप में होता है, क्योंकि इसी लैंग्वेज में वेब पेज को लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, अब देखिए जल्दी जल्दी अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, सभी वेबसाइट तथा वेब पेज जो अपने समयावधि में देखे होते हैं कि जानकारी मिली होती है। तो देखिए कोई एक फिक्स टाइम है, उसमें उस वेब पेज में कितने लोग आए, और ये चीज अगर आपको जानना है तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, या कौन कौन से वेब पेज में आप यहाँ पे आप गए हैं, JPSC गए, JSSC गए, इस तरह से बहुत सारे वेब पेज में आप एक फिक्स टाइम में गए, तो वो चीज आपको कहाँ पे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ गए हैं, तो हिस्ट्री लिस्ट आप जाइए, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है अगला प्रश्न है, ब्राउजर है। तो जैसे आपको बताया गया इंटरनेट में तो हजारों वेब पेज उपलब्ध है, तो उस वेब पेज तक पहुंचने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक सर्च इंजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है, और उसी सर्च इंजन को हम लोग ब्राउजर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहां पे बोलता है, इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो डाउनलोडिंग कहते हैं। जैसे कि एक सर्वर है, यानी कि जहां पे डाटा क्या है, उपलब्ध है, इस सर्वर से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक क्लाइंट जो है वो डाटा को ले रहा है, तो यहाँ जो डाटा हम अपने कंप्यूटर पे अगर सेव कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग, या डाउनलोड के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे आप कोई पेज या PDF डाउनलोड करते हैं तो वो अगला के सिस्टम में था, सर्वर के सिस्टम में था, और उस सिस्टम से आप अपने सिस्टम में उसको सेव कर रहे हैं, तो इसी को क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद अब देखिए छोटा छोटा प्रश्न है, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि बेसिक चीज आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है, वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज का एक विशिष्ट ब्लैंक की पहचान करता है। तो ये किसका पहचान करता है, URL आपको बार बार बताया जा रहा है कि वो वेबसाइट तक, यानी कि जो वेब पेज बनाया गया है उस तक पहुंचने का एक क्या है, मीडियम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, बोलता है किसी वेब पेज की रीलोड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, पेज जो है फिर से रीलोड हो जाता है। इंटरनेट पर www का अर्थ क्या हो जाता है, तो ये टीम बर्नर्स-ली 1899 में यहाँ पे बताया गया है, के द्वारा बनाया गया है, वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे वेब, सॉरी वर्ड्स नहीं होगा, यहाँ पे वेब लिखा है, तो अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चेंज करता है, तो ये चीज ध्यान में रखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे बोलता है, अधिकांश वेबसाइट के एक मुख्य पृष्ठ होता है जो कि बाकी वेब पेज को डोरवे का काम करता है, यानी कि जानेगा। जैसे कि आप अभी बताया गया कि JPSC का वेबसाइट खोलिएगा तो JPSC में बहुत सारे, या कोई भी वेबसाइट का होम पेज में बहुत सारे लिंक रहता है। अब इस लिंक को कीजिएगा तो आप सिविल सर्विस में जा सकते हैं, इस लिंक को कीजिएगा तो आप सिलेबस में जा सकते हैं, दूसरे लिंक को कीजिएगा तो आप हो सकता है कि एग्जामिनेशन डेट में आप जा सकते हैं कि कौन कौन सा एग्जामिनेशन कब कब होगा। तो इस तरह से एक लिंक रहता है होम पेज में, उस लिंक के माध्यम से हम दूसरे पेज में क्या करते हैं, जाते हैं, यानी वो जाने का, दूसरे पेज में जाने का एक रास्ता होता है, इसीलिए इसको डोरवे कहा जाता है। तो ये चीज आपको कहां पे मिलेगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पे 31 है, और सॉरी यहाँ, हाँ 31 है, तो यहाँ पे हो जाएगा होम पेज में ही आपको मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में किसे इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है, तो विन सर्फ के रूप में को आपका जाना जाता है, आपका इंटरनेट के पिता के रूप में। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद है आपका है डक डक गो, जो है वो किससे संबंधित है, वो या ये एक क्या है, तो ये जो अगर आप देखिएगा तो ये एक प्रकार का क्या है, सर्च इंजन है, जैसे कि गूगल है, तो हम लोग ज़्यादा इसका यूज नहीं करते, इसलिए ये सब सारा चीज़ पता नहीं रहता है। निम्नलिखित संक्षेप रूपों में कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल है, मतलब बिना काम का जो ईमेल आपको भेजा जाता है वो क्या कहलाता है, तो स्पैम कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, खोज क्षमता ईमेल समाचार स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सूचना सेवाएं प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई भी वेब पोर्टल जो है आपको ये सब सारा चीज क्या करता है,
उपलब्ध करवाता है सूचना। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर, जो भी नॉर्मल कंप्यूटर है, उसको किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाने का काम करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। तो यहाँ पे पूछता है स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो कंप्यूटर, जैसे आपको बताया गया कि ईमेल में जो भी अवांछित ईमेल जो है वो भेजा जाता है वही कहलाता है स्पैम कहलाता है। 38 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड का सही चयन कीजिए। यहाँ पे बोला गया है। तो पहला है प्रॉक्सी सर्वर या टीसीपी या आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वरों से अग्रेषित करता है। तो दोनों का दोनों सही है। देखिए प्रॉक्सी सर्वर्स क्या है? तो एक लोकल सर्वर होता है, मतलब मानिए चलिए सर्वर मतलब जान के आपको तो पता होगा कि जहां पे डाटा उपलब्ध रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये चीज तो आपको आइडिया हो गया। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? देखिए हम लोगों को मेन सर्वर तक जाना होता है, मतलब मानिए चलिए ए जो है वो मेन सर्वर है, बी जो है आपका वो है या प्रॉक्सी सर्वर है, और मानिए चलिए कोई एक्स है या वाई है, वो एक क्लाइंट है जो कि यहाँ जो ए डाटा उपलब्ध है वहां के डाटा को ये क्या करना चाहता है? एक्सेस करना चाहता है। तो सबसे पहले इसका जो एक्सेस होगा, एक्सेस करने के लिए जो भी हम डोमेन नाम लिखेंगे या जो भी यहाँ पे आपका एक्सेस करने के लिए आईपी एड्रेस डालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो सूचना है या जो डाटा है वो बी के पास जाएगा और बी इसको चेक करेगा कि ये जो क्लाइंट है वो सही है या नहीं है। अगर ये सही नहीं है तो इसको सर्वर ए तक जाने नहीं देगा। अगर सारा प्रोटोकॉल नियम के तहत होगा, सारा प्रोटोकॉल को ये मानते हुए पहुंचेगा और ये क्लाइंट जो होगा वो सही होगा, तो इसको सर्वर बी तक ए तक जाने का रास्ता दिया जाएगा। मतलब ए तक कोई भी अवांछित क्लाइंट ना पहुंचे, इसके लिए एक लोकल सर्वर बनाया जाता है जिसको हम लोग प्रॉक्सी सर्वर के नाम से जानते हैं। तो सर्वर में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह का हैकिंग ना हो या किसी तरह का कोई अवांछित लोग यहाँ पे ना पहुंचे, इसीलिए यहाँ पे एक लोकल सर्वर बनाया जाता है जो कि रिसेंटली यहाँ पे चेक करता है। जैसे कि मानिए चलिए पहले राजा महाराजा होते थे या आज के जैसे कि पीएम से आपको मिलना है, तो पीएम से मिलने के लिए आपको कई चरणों से होके गुजरना पड़ता है, तब जाके आप पीएम से क्या हो सकते हैं? मिल सकते हैं, ताकि कोई भी गलत इंसान जो है उस व्यक्ति या पीएम हो गया या सीएम हो गया या कोई भी बड़े इंसान हो गए उससे आप डायरेक्टली मिल नहीं सकते हैं, उससे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अगर आपको सही व्यक्ति पाया जाता है तभी आपको मिलने दिया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे भी होता है, एक लोकल सर्वर होता है जिसको प्रॉक्सी सर्वर बोलते हैं। वो सही ये तय करता है कि जो क्लाइंट है वो सही है या नहीं, सभी प्रोटोकॉल को वो मान रहा है या नहीं है। जब आपको सही प्रोटोकॉल मानते हुए पाया जाएगा तभी आपको डाटा या मेन सर्वर तक आपको क्या किया जाएगा? जाने के लिए रास्ता दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर जो होता है क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वरों को अग्रेषित करता है, यानी ऊपर वाले जो सर्वर है उसको क्या करता है? आगे भेज देता है। इसलिए दोनों का दोनों कथन जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 में अगर हम देखें तो फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल एक तरह से देखिए, वॉल मतलब होता है दरवाजा। तो देखिए कोई भी अनधिकृत आदमी जो है वो, इसमें आदमी कहने का मतलब है क्लाइंट जो है जो कि सर्वर से जुड़ा हुआ है, वो कहीं पे इस सर्वर पे ना पहुंचे, इसीलिए हम लोग एंटीवायरस हो गया या फायरवॉल जैसे बहुत सारे चीज का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, ताकि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति जो है वहां पे ना जा पाए। तो फायरवॉल एक प्रकार का क्या है? मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब क्या होता है कि किसी का जांच परख करना है कि वो सही है या गलत है। अगर सही होगा तो आगे जाने के लिए रास्ता देगा, सही नहीं होगा तो रास्ता नहीं देगा। एंटीवायरस भी वही होता है कि वेबसाइट अगर सही होगा तो आपका उसमें आपको अगर किसी तरह का कोई गलत वेबसाइट होगा तो जाने से वो आपको क्या करता है? अलर्ट करता है, या जो भी आपका वहां पे एक तरह से कहते हैं वायरस है उसे बचाने का क्या करता है? काम करता है। चलिए अगला है प्रॉक्सी सर्वर का क्या काम है? तो अभी आपको बता दिया गया है, अनधिकृत उपयोगकर्ता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। एक लोकल क्या है? सर्वर है जो कि आपको मेन सर्वर में जाने से पहले इससे क्या होना होता है? गुजरना पड़ता है, तब जाके आप मेन सर्वर में जा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऐसे वायरस जो समय बीतने पर किसी खास तारीख पर चलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो टाइम बम। जैसे टाइम बम में क्या किया जाता है? यहाँ पे फिक्स किया जाता है और वो पर्टिकुलर टाइम पे ही फटता है। उसी तरह से कोई वायरस हो गया, उसको भेज दिया जाएगा और पर्टिकुलर टाइम वहां सेट रहेगा, तो वही टाइम से वो क्या करेगा? अपना काम दिखाना शुरू करेगा, और इसलिए इसको टाइम बम के नाम से ही क्या करते हैं? जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 41 अगर हम देखें तो यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है, तो इसको क्या बोलते हैं? बूट सेक्टर वायरस। वायरस का एक प्रकार है, बहुत इजी है, पढ़िएगा तो जान जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिलने वाला सॉफ्टवेयर क्या है? तो देखिए एक तो होता है सॉफ्टवेयर जो है कंपनी के द्वारा ही उपलब्ध करवा दिया जाता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो मानिए चलिए होता क्या है कि मानिए चलिए एडोब रीडर आप क्या किए? यहाँ पे डाउनलोड किए। अब एडोब रीडर डाउनलोड किए तो होता क्या है कि समय समय पे इसका कोई भी खामी होता है उसको
कोई हैकर जो है उसको प्राप्त कर लेगा और उन खामियों का फायदा उठाते हुए इनके एक तरह से सर्वर में वो क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है और इसको नुकसान पहुंचाता है या हैक कर सकता है। इसीलिए जो भी यहाँ पे खामी रहता है उसको थोड़ा थोड़ा दूर करने का टाइम टू टाइम यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। और यही छोटे छोटे सॉफ्टवेयर के रूप में जो आपको यहाँ एक तो बड़ा सॉफ्टवेयर था, अब यहाँ पे जो खामी रह गया था बस उसकी पूर्ति के लिए छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को यहाँ पे आपको अपलोड करने, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अपडेट आ गया है, तो अपडेट मतलब क्या होता है कि वही जो बड़ा सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ चीज नया ऐड किया गया है और ये नया जैसे जैसे ऐड होते जाता है सॉफ्टवेयर, उससे आपका सिक्योरिटी जो होता है वो बढ़ते जाता है। और इसी जो छोटा छोटा सॉफ्टवेयर जो अपडेट के लिए आ रहा है उसी को हम लोग पैच के नाम से जानते हैं। तो ये पैच क्या होता है कि कोई भी हैकर इस वेबसाइट तक, ये वेब पेज तक या उसके एप्लीकेशन तक ना पहुंच पाए, इसलिए जो भी खामी रहता है उसको कंपनी खुद ही दूर करती है और अपडेट करने के लिए क्लाइंट को भेजती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 यहां पे अगर हम देखें, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए, सॉरी यहाँ पे 42 को ही हम पढ़ दिए, 43 है, यहाँ पे है साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे हो जाएगा डिजाइनल ऑफ सर्विस के नाम से इसको जानते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे देखें तो बोलता है कि एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करने की योग्यता हो तथा जो अपनी प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैल सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए हम लोग अभी हम जानते हैं कि वायरस जो होता है वो कंप्यूटर के सिस्टम को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। जैसे ह्यूमन तरह से, या हम लोग बायोलॉजी में वायरस पढ़ते हैं कि वो जो मनुष्य है उसको क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं और उसी का मशीनरी को यूज करके, उन्हीं का सेल को यूज करके वो अपने संख्या लगातार बढ़ाते जाते हैं। उसी तरह से जो सॉफ्टवेयर है उसमें प्रवेश करता है, ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर के रूप में ही होते हैं जो कि कंप्यूटर में प्रवेश करते हैं और अपना संख्या बढ़ाने लग जाते हैं और कंप्यूटर जो भी यहाँ पे डाला गया है उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजा जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ईमेल स्पैमिंग के नाम से। स्पैम अभी आपको बताया गया कि बिना काम का ईमेल में आपको जो ईमेल आ रहा है वो स्पैम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, निम्नलिखित में किसमें वायरस का लक्षण होने की ज्यादा संभावना नहीं है। तो सीडी रोम जो होता है वो वायरस, देखिए वायरस से सीडी रोम जो होता है वो बदलने का नहीं होता है, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी रहता है, तो ये जो रहता है वो फिक्स होता है, उसको कोई चेंज नहीं कर पाता, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा इससे प्रभाव कोई पड़ने वाला नहीं रहता है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर यहाँ पे अभी हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 40। अगर वायरस है तो कंप्यूटर वायरस क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है और जिस भी कंप्यूटर में डाला गया है उसका सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है, ठीक से काम नहीं करने देता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रबंधित करता है क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पासवर्ड। जैसे आप कोई भी पीडीएफ है उसका पासवर्ड डाल सकते हैं, कोई फोल्डर है उसमें पासवर्ड डाल सकते हैं, या बहुत सारा पासवर्ड रहता है सिस्टम में, वेब पेज में जाने के लिए भी बहुत सारे आपको पासवर्ड होते हैं। जैसे सरकारी डॉक्यूमेंट है, प्रज्ञा के अंदर जाइएगा तो उनको एक अलग स्कैनर होता है, यानी कि एक प्रकार का वो क्या है, पासवर्ड ही है। उस पासवर्ड को आप डालिएगा तभी उस वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ वेब पेज होते हैं वो ओपन होते हैं, कुछ वेब पेज जो होते हैं वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 49, पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता क्या क्या होता है। तो गोपनीयता बरकरार रखता है, यानी कि आप कोई ऐसा जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो अपने सिस्टम में रखे हुए जो लीक होने से किसी तरह का नुकसान हो सकता है तो उसको हम लोग पासवर्ड से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। या आपका मोबाइल में जो भी रहता है वो भी तो एक तरह का पासवर्ड ही है, ताकि कोई किसी दूसरे के हाथ में वो मोबाइल लग जाए तो वहां पे जो भी डाटा है उससे वो उससे आपका कोई किसी तरह का कोई नुकसान ना कर पाए। कंप्यूटर हैकर क्या करता है, एक व्यक्ति है जो व्यक्तिगत लाभ के लिए दूषित इरादों यानी कि गलत इरादों के साथ कंप्यूटर का सुरक्षा पालन नहीं करता है, यानी कि वो वायरस आपके कंप्यूटर में भेजेगा या किसी तरह से हैकर जो होगा वो आपके कंप्यूटर तक पहुंचेगा और आपको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे बोलता है, अनजान ईमेल अनुलग्न को हटा दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे इससे वायरस हो सकता है और कंप्यूटर का क्या हो सकता है, नुकसान होता है। तो जो भी अनवांटेड ईमेल है उसका हम लोग ज्यादातर प्रयास करते हैं कि उसको क्या किया दिया जाए, हटा दिया जाए। जंक ईमेल को कहते हैं तो स्पैम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है कि उससे क्या हो सकता है, यहाँ पे वायरस है, मतलब अपने आप रिबूट हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे वायरस आ गया, क्योंकि आप तो उसको किसी तरह का कोई इंफॉर्मेशन दिए नहीं और कंप्यूटर बिना इंफॉर्मेशन के खुद के कुछ काम कर रहा नहीं है, और अगर वो स्वतः रिबूट हो रहा है यानी कि कोई ना कोई उसको वहां पे इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि आपके कंट्रोल से बाहर है, और इसी को हम लोग वायरस या हैकर के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है, वानाक्राई, पेटिया और
इंटरनल ब्लू जो है पद हाल ही में समाचार में उल्लेखित है, निम्नलिखित में ये किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा ये साइबर क्राइम है, एक तरह का वायरस है, साइबर क्राइम से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 है, एंटीवायरस का उपयोग यहाँ पे क्यों किया जाता है? तो आपको पता है नाम ही है एंटीवायरस, यानी कि इन्फेक्टेड जो फाइल है उसको क्लीन करने के लिए किया जाता है, ताकि आपका जो कंप्यूटर है या सिस्टम है इसमें किसी तरह का कोई वायरस जो है वो प्रवेश ना करे। वॉइस मैसेज को निजी इनबॉक्स में कितने दिनों तक रहता है? तो इसका आंसर 30 दिन तक है। आप चेक कर सकते हैं, आपका 30 दिन से ज्यादा भी हो सकता है रहता होगा, लेकिन आंसर में यहाँ 30 दिया है तो हम लोग 30 मान के चलते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहले हम लोग क्या करते थे? चिट्ठी भेजते थे, तो चिट्ठी भेजना होता था तो वो जो होता था फिजिकल चिट्ठी आपको जाता था। अब जो जा रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जा रहा है और इसीलिए इसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से इसको जानते हैं। अब अगला प्रश्न है 58 है, ब्लॉग शब्द दो शब्दों के संयोजन से बना है और इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? वेब लॉग। तो इस तरह से ब्लॉग जो होता है वेब लॉग से मिलके बना हुआ है। अगला प्रश्न है सीसी। अगर आप किसी को ईमेल भेजे होंगे तो ये सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी के नाम से जानते हैं। तो एक से अधिक व्यक्ति को अगर एक ही सेम ईमेल भेज रहे हैं तो सीसी हम लोग यूज करते हैं। तो ईमेल भेजे होंगे तो जरूर इसका उपयोग किए होंगे। निम्नलिखित में कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा है? तो है ना, हॉटमेल हो गया, फिर रेडिफ मेल हो गया और याही हो, सभी के सभी आपको फ्री में ईमेल सेवा देते हैं। इसके लिए कोई पैसा आपको लिया नहीं जाता। गूगल में भी ईमेल जो हम लोग भेजते हैं उसमें कोई पैसा हम लोगों को देना नहीं होता है। केवल हम इंटरनेट यानी कि दूसरे कंप्यूटर से जुड़ने के लिए आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को क्या करते हैं? पैसा देते हैं। तो इस तरह से ये चीज को आप है ना ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे ईमेल के लिए या किसी वेब पेज को सर्च करने के लिए हम कभी भी किसी को पैसा नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, अगर मानिए चलिए कोई अगर यहाँ पे पेड अगर कोई वेबसाइट है तो वहां पे दे सकते हैं, लेकिन इन जनरल हम लोग सामान्यतः जितना भी वेबसाइट है उसको फ्री में ही एक्सेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित में दो को अपने आप पूरा कर लेता है। तो इसको यहाँ पे है ना हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्म तथा डेट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री का संभव बनाता है। तो फ्लिपकार्ट हो गया, आपका अमेजन हो गया, इस तरह से स्नैपडील हो गया, ये सब क्या है? ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 फिर से यहाँ पे बोला गया है कि ईमेल पता का भाग नहीं है। मतलब जब भी ईमेल हम लिखते हैं तो क्या चीज नहीं लिखते हैं? तो डॉट तो लिखते हैं, एट द रेट ऑफ ये भी लिखते हैं, अंडरस्कोर भी आपका दिया जाता है, स्पेस जो है वो आपका नहीं रहता है। कभी भी स्पेस ईमेल में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आंसर जो हो जाएगा आपका स्पेस है। कभी ईमेल में आप ध्यान दीजिए स्पेस नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो आप पता होगा कि जब भी ईमेल हम जब भेजते हैं तो कुछ फाइल हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया या आपका वीडियो हो गया, इमेज हो गया, इसको हम क्या करते हैं? अटैच करते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, इसमें भी हम कभी कभी क्या होता है? फाइल को अटैच करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर क्या किया जाता है? भेजा जाता है। तो एक से दूसरे जगह भेजने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, इमेज के रूप में हो सकता है, वीडियो के रूप में हो सकता है या किसी डॉक्यूमेंट के रूप में भी हो सकता है, तो उसको हम लोग जो भेजते हैं वो अटैचमेंट के नाम से जाना जाता है। क्लासरूम ना जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन को लोकप्रिय बनाता है। तो आज के जमाना में जो आप अभी पढ़ रहे हैं बिना क्लास रूम आए हुए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ई लर्निंग के नाम से जानते हैं। ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? ई कॉमर्स का अर्थ है इंटरनेट पर व्यापार करना, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट और अमेजन के माध्यम से, और भी अन्य तरीका है जो कि ये तो बहुत फेमस है। इसके अलावा भी बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट है आपका, वो देखने को मिल जाएगा। ईमेल का जन्मदाता कौन है? तो आपका आर टॉमलिंसन है, ये अमेरिका के ही थे। ईमेल है तो ईमेल क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। जैसे कल अभी आप लोगों को बताया गया कि पहले हम लोग क्या करते थे? डाक के मीडियम से भेजते थे। आजकल है व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है और उसके बाद ईमेल है। बहुत सारे ऐसे मीडियम आ गए हैं जिसमें हम लोग फिजिकली ना भेज के अब जो होता है हम लोग जो है जो भी डाटा है उसको हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली ही हम भेजने का प्रयास करते हैं। चैटिंग कौन नहीं जानता है कि एक रियल टाइम में कन्वर्सेशन यानी बातचीत जो करना होता है उसको हम लोग चैटिंग करते हैं। जैसे व्हाट्सएप में आप किसी से बात कर रहे हैं, चैटिंग होता है। फेसबुक में आप किसी से रियल टाइम में बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? चैटिंग कहलाता है। ईमेल भेजना किसके समान है? तो पत्र लिखने के समान है, तो जो कि बार बार आपको अभी बताया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? कोरोना के समय बहुत सारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको देखने को मिला होगा। दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ये परिचालन किया जाता है, यानी कि आप जो है वो कहीं दूर हैं और वहां पे आप अपने घर में रहते हुए भी ऑफिस के साथ क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं, या कहीं दूर भी आप जुड़ सकते हैं। इसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का नाम से हम लोग जानते हैं। वीडियो कॉलिंग भी हम लोग इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे क्या कहते हैं? तो इसको यहाँ पे सबसे इसका बेस्ट आंसर जो होगा वो अटैचमेंट होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है, वीडियो मेल में हम क्या भेजते हैं? तो यहाँ पे आपका ग्राफिक्स है, यानी इमेज के तरह कुछ भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप भी भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं, अर्थात आंसर जो होगा वो सभी होगा, क्योंकि सबका सब चीज हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, कंप्यूटर में एक ही समय में एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया, मतलब एक साथ कई मीडियम का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इसीलिए मल्टीमीडिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज .bmp, png, jpg, tif, gif जैसे एक्सटेंशन के साथ ब्लैंक ग्राफिक्स के रूप में स्टोर किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि किसके रूप में स्टोर किया जाते हैं, तो बिटमैप के रूप में स्टोर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, मोशन पिक्चर क्लिप में बदलाव करने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए, चलता हुआ कोई भी मोशन मतलब क्या हो गया, वीडियो हो गया, है ना, तो कोई वीडियो हो गया, उसी को बोल रहा है मोशन पिक्चर क्लिप। तो वीडियो में अगर आपको किसी तरह का कोई बदलाव करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि बहुत सारा आपको जैसे यूट्यूब में आपको डाला जा रहा है, तो बिना एडिटिंग सॉफ्टवेयर का तो बहुत सारा वीडियो जो है वो डाला भी नहीं जाता है। बहुत रेयर वीडियो है जो कि बिना एडिटिंग के डाला जाता है, नहीं तो सारा वीडियो जो है वो एडिटिंग के साथ ही डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ किया था तो माइक्रोसॉफ्ट में क्या है, पिछले वीडियो में बताया गया था, जैसे यहाँ हाईलाइट है, यहाँ इरेज है, यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, तो ये इमेज के रूप में आपका दिया गया है, और इसे यूज करना क्या हो जाता है, हमको कंप्यूटर आसान हो जाता है, माउस से यूज करना बहुत ही आसान हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ये डेवलपमेंट करने वाला कौन था, तो माइक्रोसॉफ्ट था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 में हम देखते हैं, विंडो 3 संस्करण जारी किया गया था, तो वो 1990 में किया गया था। विंडो 1 जो है वह 1985 में किया गया था। अलग अलग विंडो जो है उसका भी आपको देखना होगा कि किस किस साल में इसको जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ आता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि अभी आपको बताया गया है, जैसे यहाँ छोटे छोटे आइकॉन दिख रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं। ने प्रोग्राम को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइकॉन कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है, क्वेश्चन में सॉल्व कीजिए, आपको बहुत सारा चीज सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चल जाएगा। आपको बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना होगा, मेहनत जो है आपका आधा हो जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप चैप्टर पढ़िए, आप देखिएगा कि आपको जितना पहले अगर आप पढ़े होंगे उससे ज्यादा ही थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 80 हम देखते हैं, विंडोज में फाइल नाम के संबंध में क्या सही है? तो यहाँ पे आपको देखना है कि खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है, तो सही है। विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो ये भी है। जैसे कोई फोल्डर है, फाइल का हम नाम लिखते हैं, तो खाली स्थान हम स्पेस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हिस्ट्री नोट्स है, तो हिस्ट्री और नोट्स के बीच में हम ब्लैंक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विशेष चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हाँ, जो स्पेशल कैरेक्टर है आपका, जैसे @ है, इस तरह का हम लोग सामान्यतः यूज नहीं करते हैं। 255 कैरेक्टर ही यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ये चारों का चारों कथन जो है, तीनों का तीनों कथन जो है वो सत्य है, और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 81 है, विंडो में डिलीट की गई फाइल चली जाती है, मतलब कहाँ जाती है? तो ये तो सब जानता है, रिसाइकल बिन में आपको चला जाता है। उसके बाद है, कंप्यूटर को बंद करने के लिए क्या करना होता है? शट डाउन डायलॉग बॉक्स को प्रयोग करना होता है। जैसे कि यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ आपको हो सकता है नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हम सेटिंग में जाके शट डाउन का डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, और उसके बाद शट डाउन हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोलता है, विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु का प्रयोग से पूर्व कहाँ रखा जाता है? तो क्लिपबोर्ड करके एक जगह होता है, वहां पे वो क्या रहता है, सेव रहता है। जैसे कभी कट कीजिएगा और कहीं पे कॉपी कीजिएगा, तो दूसरे जगह पेस्ट करने के लिए ही हम कट या कॉपी करते हैं। तो जब तक पेस्ट नहीं होता है तब तक वो कहाँ पे रहता है, तो क्लिपबोर्ड में रहता है। जैसे पेस्ट हो जाता है तो पर्टिकुलर जहां पे हम रखते हैं वहां पे फिर से वो चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन सूची आपको कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, टूल बार में आप जाइएगा तो कमांड और ऑप्शन का सूची आपको मिल जाएगा। बहुत सारा टूल बार है, जिसमें नाम ही है टूल बार, यानी कि आपको काम करने के लिए बहुत सारी चीज यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ऑप्शन मिल जाते हैं। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? तो आपको फाइल मेन्यू में जाइएगा तो प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर दस्तावेज को जो नाम दिया जाता है उसे हम लोग क्या नाम कहते हैं? तो फाइल नेम के नाम से उसको जानते हैं। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू का कमांड कहां से अगर अति करना है तो न्यू जाइएगा तो नया पेज आपका खुल जाएगा, नया डॉक्यूमेंट आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, नए पेज में आप जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 बोलता है, फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है तो फाइल के प्रकार के लिए, जैसे जेपीजी है तो इमेज है, पीडीएफ है तो पीडीएफ होगा, डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट आपका डीओएक्स रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज आपका दिखे। जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट है तो इसके लिए कौन सा एक्सटेंशन आएगा? तो डीओएक्स भी रहता है, डीओसी भी रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 अगर हम यहाँ देखें, जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह किस मेन्यू से जुड़ा होता है? तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाता है टाइटल
बार से, सॉरी टाइटल बार नहीं होगा, यहाँ ऑल मेन्यू प्रोग्राम है, टाइटल बार तो नीचे यहाँ पे है, तो ऑल मेन्यू प्रोग्राम में आप जाइएगा तो वो जो भी इंस्टॉल किए हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। 91 में बोलता है निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने पर विंडो ऊपर आ जाएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में आपका नाम ही है टाइटल बार, यानी कि जो आपका वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन को क्या करता है, डिस्प्ले। जैसे यहाँ पे आप देखिए, या कंप्यूटर टेस्ट आपका यहाँ पे लिखा है, ये इसका क्या है, टाइटल है। चलिए क्वेश्चन है आपका 92 है, यहाँ 92 में बोलता है फाइल के नाम के संबंध में कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है, ये गलत है। एक्सटेंशन डॉट के क्या आता है, बाद आता है। हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा, अब इतना दूर धैर्य दिखा चुके हैं, तो और भी आने वाले 2-4 क्वेश्चन है उसके लिए आप धैर्य दिखाइए, आपका 112 प्रश्न जो है वो सॉल्व हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 93 हम देखते हैं, मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भी भिन्न नाम से सेव करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए हम लोग का सीधा सा मतलब है सेव एज कर देंगे, और सेव एज करके उसको फिर से हम अलग अलग एक्सटेंशन में या अलग अलग रूप में उसको सेव कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट में है लेकिन पीडीएफ में हम उसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 बोलता है विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट का क्या कहलाता है। मतलब डॉक्यूमेंट है जैसे वर्ड है, उसको पीडीएफ में आप चेंज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एडिटिंग में। किसी तरह का कोई परिवर्तन है तो उसको हम लोग कहते हैं एडिटिंग। जैसे वीडियो में कर रहा था तो वीडियो एडिटिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 95 बोलता है इनमें से एमएस ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं है, तो कौन नहीं है, वर्ड पैड जो है वो इसका नहीं है। ऑफिस में ये नहीं आता, वर्ड पैड अलग से ही आता है, एमएस वर्ड आता है, एक्सेल आता है और एक्सेस तो आपका आता है। तो अगर आपके कंप्यूटर में अगर कंप्यूटर देखेंगे तो वो आपको पता होगा कि उसके एक ही ऑफिस है। ऑफिस करने का मतलब बहुत सारे चीज उसमें क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं। तो आपको वर्ड मिल जाएगा, एक्सेल भी मिल जाएगा, आपको एक्सेस भी मिल जाएगा। पैड जो है, वर्ड पैड जो होता है वो फ्री में अवेलेबल रहता है, कोई भी कंप्यूटर के साथ आपको फ्री में वो मिल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते हैं, और 96 में बोलता है एमएस वर्ड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए आपको जो क्वेश्चन अभी दिया जा रहा है, या ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो वर्ड में ही तैयार किया गया है। टेक्स्ट और डाटा संशोधन करने के लिए किया जाता है, या कोई चिट्ठी लिखने के लिए हो जाता है, या कोई नोट्स बनाने के लिए भी हम लोग सामान्यतः एमएस वर्ड का प्रयोग कर ही लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 है, टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की जो होता है वो क्या होता है, तो ये होम होता है। जैसे होम आप डाल दीजिएगा तो यहाँ पे मान चलिए यहाँ पे ABCD कुछ भी लिखा हुआ है, आपका कर्सर यहाँ है, आपको यहाँ पे जाना है तो होम बटन डाल दीजिएगा तो आप सीधे यहाँ पे आप चल सकते हैं। और कंट्रोल अगर होम दाबिएगा तो पेज के सबसे टॉप में आप जा सकते हैं। चलिए उसके बाद इंड, ये पिछला टेस्ट में ही आया हुआ था, इंड दाबिएगा तो पेज के लास्ट में जा सकते हैं, कंट्रोल इंड डालिएगा तो पेज के सबसे लास्ट में आप चले जाइएगा। इस तरह से आपको बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 है, किसी कॉलम में, या कॉलम यहाँ पे होगा, कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं, तो यहाँ सामान्यतः लेफ्ट से होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है लेफ्ट से ये आ रहा है, राइट से रहता तो इस साइड से राइट से रहता है। तो उर्दू तो है नहीं, ये हिंदी है, इसलिए लेफ्ट में आपको लिखा हुआ देखने को मिलता है। फाइल में चार्ट बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो एक चार्ट विजार्ड होता है जहाँ पे अलग अलग यहाँ पे इमेज आपको देखने को मिल जाएंगे। उस चार्ट विजार्ड से हम अलग अलग इमेज को यहाँ पे बना सकते हैं, और फाइल चार्ट बनाने में इसको यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, तो ये आउटलुक जो है वो निजी सूचना प्रबंधक है, यानी मैनेजमेंट करने का काम करता है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल रंग रेड अंडरलाइन का निशान दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, तो स्पेलिंग में जो त्रुटि होता है, ये जब पहला टेस्ट क्वेश्चन बैंक हम बना रहे थे जेएसएससी में, वहां पे ही ये बताया गया है। वर्ड रैप क्या कहलाता है, तो देखिए कभी भी आवश्यकता होने पर टेक्स्ट जो है अगली लाइन में स्वतः आ जाता है, मतलब लिखते लिखते वो क्या हो जाएगा, लाइन नीचे लाइन में आ जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ड रैप। उसके बाद अगला प्रश्न है, नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है, तो कंट्रोल एन कीजिएगा तो नया पेज खुल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल हम एन करेंगे तो नया पेज में वो चला जाएगा, अगर डॉक्यूमेंट में है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या वर्ड का आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 104 बोलता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन यानी बीच में लाने के लिए क्या, जैसे ये लेफ्ट है, अगर इसको बीच में, पेज के बीच में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए होता है आपका कंट्रोल ई, अगर आप देखिएगा तो सेंटर अलाइन यहाँ पे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध रहता है, तो आपको बताना ये कहां पे है, तो एडिट मेनू में रिप्लेस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह होता है, उसका हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे विंडो के नाम से जानते हैं। जैसे कि विंडो एक तरह से क्या है, दरवाजा है, वो आपका जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी प्रोग्राम है, वो विंडो के माध्यम से ही अलग अलग प्रोग्राम में आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो देखिए कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है उसको हम लोग विंडो करते हैं। जैसे कंप्यूटर जैसे खुलता है तो वो विंडो है, ऐसा नाम नहीं देते हैं विंडो 8, विंडो 7,
11 इस तरह से नाम भी दिया गया है, आजकल विंडो 11 अभी चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 107 में अगर हम देखें, कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो उसको मेन्यू के नाम से जानते हैं। बहुत सारा मेन्यू मतलब क्या है, लिस्ट है, जो भी आप कमांड है उसका एक लिस्ट है, जहां आप जाना चाहते हैं, जिस तरह के कार्य करना चाहते हैं उस तरह के लिस्ट वहां पे उपलब्ध रहते हैं। वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को क्या कहा जाता है, तो एक्टिव विंडो कहा जाता है। जैसे कि अभी हमारा ये जो एक्टिव विंडो है तो वो क्या है, एक्टिव विंडो है। पीछे जो है आपका ओबीएस चल रहा है तो वो क्या हो गया, आपका एक्टिव तो है लेकिन वो पीछे से काम कर रहा है, प्रोसेसर उसका काम कर रहा है, लेकिन अभी जो एक्टिव है वो कौन सा है, आपको माइक्रोसॉफ्ट एज में जो आपको क्वेश्चन यहाँ पीडीएफ दिखाया जा रहा है वो एक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 109 है, आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं, तो कहां पे रख सकते हैं, माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं, और नहीं तो कहीं और पे भी आप रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर कहीं मतलब डायरेक्टली अगर सेव हो रहा है तो माई डॉक्यूमेंट में जाता है, और इनडायरेक्टली सेव अगर करना चाहते हैं, मतलब आप अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो कहीं पे सी ड्राइव में, डी ड्राइव में भी आप रख सकते हैं, या ई ड्राइव अगर है तो वहां पे भी रख सकते हैं, उसमें भी पर्टिकुलर आप एक फोल्डर बना के रख सकते हैं। वर्ड बुक है ना, वर्क बुक क्या कहलाता है, तो यहाँ पे है वर्कशीट का एक पार्ट है जो कि एक्सेल में आपको देखने को मिल जाएगा। स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम जो होता है, रो और अक्षर जो अंक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिछले वीडियो में भी इस तरह का बताया गया है। ये जो छोटे छोटे घर आपको देखने को मिल रहे हैं उसको हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। फिर है एमएस एक्सेस एक प्रोग्राम है, तो डेटाबेस क्या है, प्रोग्राम है। तो इस तरह आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग 712 प्रश्नों से अवगत हो चुके हैं, और उम्मीद करते हैं अगर ये वीडियो अंतिम तक आप देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको अच्छा लग ही रहा होगा, और आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे किसी तरह का कोई भी फालतू का डिस्कशन नहीं करते, जो काम का बात होता है उसी का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और ऐसा आप लोगों को और भी, जैसे कंप्यूटर का आपका एमसीक्यू आपको उपलब्ध कराया गया, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे कि हम लोग का नागपुरी है वो भी आधा में छुटा हुआ है, 2-3 चैप्टर वहां पे करवाया गया। तो आप लोगों का प्रयास है कि जब तक एग्जाम होगा तब तक बहुत सारे जो भी काम की चीज है एकदम सीक्वेंस वाइज आपको उपलब्ध करवाया जाए, ताकि जो भी इंटरनेट में या एक तरह से यूट्यूब में आजकल क्या होता है कि आपको टाइम पास करने के लिए या व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए बिना मतलब का आपका टाइम वेस्ट करवाया जाता है, तो आप अपने टाइम को समझिए कि कहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, वहीं पे आपका अपना टाइम को इन्वेस्ट करना है। बाकी ऐसे जगह से आप बचने का प्रयास कीजिए जिसमें आपका टाइम जो है वो लॉस हो रहा है। तो आप पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। नेक्स्ट हम लोग एक नया टारगेट के साथ हम लोग उपलब्ध होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।